Okay, students, in this video we are going to discuss our next very important topic, that is called skewness and kurtosis. So इससे पहले कि हम skewness के बारे में kurtosis के बारे में डिस्कस करें, थोड़ा सा हम आइडिया लेते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में. So नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और skewness कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं बेसिकली. यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि कोई भी फ्रीक्वेंसी यानी किसी भी चीज का अकरेंस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग वो जो भी हमारा मीन होगा डिस्ट्रीब्यूशन का उसके आसपास ज्यादा होगा. इनफैक्ट होना तो ये चाहिए कि सपोज करो मैं बहुत रफली अगर बात करूं तो क्लास के अंदर सपोज करो 60 स्टूडेंट हैं और कोई एक टेस्ट होता है और उस टेस्ट के अंदर जो क्लास का एवरेज मार्क्स है आउट ऑफ 30 मार्क्स में सपोज करो 25 मार्क्स इज द एवरेज मार्क्स. सो इट इज एज्यूम दैट ऑल द 60 स्टूडेंट्स गेट 25 मार्क्स, बट इट डज नॉट हैपन कि सभी के 25 मार्क्स आए, ऐसा नहीं होता. तो होता क्या है, मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 25 के अराउंड ही होगा, यानी कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होने चाहिए या मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके मार्क्स 25 के अराउंड होंगे. तो इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन है रफली, सो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है, वी विल डिस्कस लेटर इन डिटेल, बट इन जनरल समझने के लिए तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर होगा. कैसे होगा, सपोज करो एक हम मार्क फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं. क्लास में टेस्ट हुआ, 25 इज द एवरेज मार्क्स, और जो हमने फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व हमने ड्रॉ किया है, दैट कर्व इज समथिंग लाइक दिस. दिस इज अ वेल शेप्ड रीजन. दिस इज समथिंग लाइक दिस. इट इज नॉट properly drawn here. Basically this curve is well shaped, and let us again draw this curve. This is a well shaped curve. This is here. This is now. Okay, this is mean. And this is tends to infinite, and similarly this tends to infinite something. So this is a well shaped region. जैसे मंदिर का घंटा होता है. डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सिमेट्रिकल है. सिमेट्रिकल यानी कि ये जो मीन है इसका मीन, मॉड एंड मीडियन, ये सारा का सारा इस डिस्ट्रीब्यूशन का बराबर होगा. और ये कहने का पर्पज ये सिमेट्रिकल कैसे है अगर इसको समझें तो सपोज करो 25 मार्क्स आर द एवरेज मार्क्स, और ये सपोज करो, और ये हमारा कर्व बता रहे हैं कि कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 25 आए हैं. तो 60 स्टूडेंट्स में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 25 यानी एवरेज मार्क्स आए हैं. सपोज करो दिस इज 25 से 5 मार्क्स ज्यादा है, दिस इज 30. तो अगर हम 30 के बारे में बात करें, सो दिस इज द वैल्यू, सपोज दिस इज द वैल्यू, इसी के करस्पॉन्डिंग जो हम यहां जाके इसको मिलाएंगे, सो दिस मस्ट बी 25, सॉरी दिस इज 20. यानी कि मीन से 5 नंबर जितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 5 नंबर कम भी उतने ही स्टूडेंट्स के आने चाहिए, मतलब आए हैं इस तरह से. यानी कि अगर 30 मार्क्स सपोज करो 10 स्टूडेंट्स के आए हैं तो 25 से 5 मार्क्स कम अगेन 10 स्टूडेंट्स के होंगे. सिमिलरली इफ वी सी पेपर, सपोज करो हमारा 60 मार्क्स का पेपर, आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल, सपोज करो दिस इज 30 या दिस इज सपोज 40, आई एम टेकिंग दिस इज 40, और ये 40 हमारे सपोज करो 8 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं. तो इन दिस केस this distance is here 10 marks. तो 10 मार्क्स भी 80 स्टूडेंट्स के आएंगे. यानी कि मीन से फ्रीक्वेंसी जितने नंबर आगे फ्रीक्वेंसी है उतनी ही फ्रीक्वेंसी एक्स डिस्टेंस पीछे होगी. तो इस तरह का जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी या तो मीन पे होगी या मीन के आसपास होगी और सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होगी, और इसे हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं. और इस डिस्ट्रीब्यूशन के जो दो मेन पैरामीटर है, वी विल डिस्कस लेटर जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज मीन एंड दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन. मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर ये दो चीजें पता हो तो हम पूरे इस डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं. अब बात करते हैं स्क्यूनेस पर.
कि स्क्यूनेस कहां से आती है, स्क्यूनेस है क्या। बेसिकली स्क्यूनेस का मतलब है यहां पर, अगर हम बात करें, दिस इज डिफॉर्मेशन ऑफ दिस नॉर्मल कर्व, या वी कैन से लूप साइडनेस। सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड स्क्यूनेस, मीन्स lack of symmetry or loop sidedness. In a frequency distribution. इसको समझते हैं कैसे। सपोज करो क्लास में एक 60 मार्क्स का टेस्ट होता है और क्लास का जो एवरेज आता है वो एवरेज मार्क्स सपोज करो 40 आते हैं, लेकिन जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करना चाहते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 40 आए हैं, तो हमें पता चलता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 40 से बिलो हैं, पर एवरेज फिर भी 40 है। व्हाई इट इज हैपनिंग? तो अगर हम उस तरह का ग्राफ अगर प्लॉट करें, सो वी माइट गेट दिस ग्राफ समथिंग लाइक दिस, एंड दिस इज सपोज मीन, दिस इज अवर मीन, दिस इज सपोज 40 मार्क्स, और ये इसका मॉड है, यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मार्क्स 30 हैं, लेकिन फिर भी हमारा मीन 40 है। क्यों? उसका रीजन ये है कि जिन स्टूडेंट्स के नंबर ज्यादा है उनके बहुत ज्यादा है, यानी कि हमारे पास जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमें कुछ इस तरह से मिल रहा है कि 60 की क्लास के अंदर हमारा एवरेज मार्क्स 40 हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मार्क्स 40 से बिलो हैं, लेकिन जिनके ज्यादा हैं उनके फिर 60 में से 58, 59 या 60 मार्क्स हैं, यानी कि उन स्टूडेंट्स से पूरी क्लास के एवरेज को तो 40 पे ले गए, लेकिन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स हैं वो लेस देन 40 अभी भी हैं। तो यहां पे आप देखेंगे कि डिफॉर्मेशन हो गया, एक थोड़ी सी टेल निकल के आ गई इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व के अंदर, जो हम एज्यूम कर रहे थे कि एक वेल शेप्ड कर्व आना चाहिए। वेल शेप्ड कर्व ना आके हमारे को एक कर्व मिला है, एंड दिस कर्व इज बेसिकली थोड़ा सा लूप साइडनेस आ गई, सिमेट्री में यहां पर लैगिंग हो गई। सिमिलरली सपोज करो टेस्ट में मार्क्स का पैटर्न इस बार कुछ दूसरा है, something like this, we are getting this type of curve. Suppose this is the, I am taking this curve like this. Suppose average marks the class is, suppose करो again I am taking this is 40 marks, और इस डिस्ट्रीब्यूशन से हमें दिख रहा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मार्क्स 40 से अबव है, लेकिन उसके बावजूद भी एवरेज 40 क्यों है? उसका कारण यह है कि जिन लोगों के मार्क्स कम है उनके बहुत कम मार्क्स हैं, यानी कि उन स्टूडेंट्स ने पूरे के पूरे एवरेज को पुल अप कर लिया, पुल डाउन कर लिया नीचे की तरफ। करेक्ट? सो अगेन ये सिमेट्रिसिटी का लॉस है यहां पर। सपोज करो दिस इज मॉड एंड अवर मॉड इज, सपोज करो हियर इज 50 मार्क्स, सबसे ज्यादा लोगों के 50 मार्क्स, लेकिन पूरी क्लास का एवरेज फिर भी 40 है। क्यों? क्योंकि जिनके मार्क्स कम है उनके मार्क्स बहुत कम है। तो यहां पे भी अगर आप देखोगे तो सिमेट्रिसिटी का लॉस हो गया। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो एक टेल निकल गई लेग्स टुवर्ड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, और इस केस में जो टेल है वो टेल हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि होना एक वेल शेप में चाहिए था, लेकिन डिफॉर्मेशन हो गया। तो दिस डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड, जिसे हमने लिखा भी है, लैक ऑफ सिमेट्री और लूप साइडेडनेस इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड स्क्यूनेस। ओके, अब ये बात है कि स्क्यूनेस की ये डेफिनेशन तो हो गई, पर स्क्यूनेस को हम डिटरमाइन कैसे करें, मैथमेटिकली कैसे इसको हम डिटरमाइन करें। तो स्क्यूनेस को मेजर करने के बेसिकली 4 बेसिक फॉर्मूले हैं, दैट इज
First one is Karl Pearson method. Karl Pearson method. Second is called Boole method. Next one is called, this is Kelly method. And last one is called method of movements. Method of movements. Correct? So we will discuss these two method, Karl Pearson method and method of movements के बारे में. तो उससे पहले एक दो चीजें हम देखेंगे कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि मीन, मॉड और मीडियन ये तीनों कॉन्साइड करते हैं, एक ही लाइन में होते हैं. यानी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होगा वही मॉड होगा और वही मीडियन होगा. मॉड का मतलब है कि जैसे अगर 25 हमारा मीन आ रहा है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके मार्क्स 25 होंगे, यानी कि सबसे ज्यादा अकरेंस जो फ्रीक्वेंसी होगी वो मीन की होगी, यानी 25 की होगी. दैट इज कॉल्ड मीन, सॉरी दिस इज कॉल्ड मॉड. तो मीन, मॉड और मीडियन इन बिटवीन देम. करेक्ट? सो मीन, मॉड, मीडियन हमेशा कॉन्साइड करेंगे. मीडियन इज लाइज बिटवीन, हमेशा मीन और मॉड के बीच में लाइट करता है मीडियन. सो नाउ हाउ टू गेट कार्ल पियर्सन मेथड से स्क्यूनेस कैसे निकालेंगे हम, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. तो हमें बेसिकली यहाँ पे मेजर्स चाहिए, न्यूमेरिकल मेजर्स, जिसके बेस पे हम कह सकें कि ये जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है. तो कार्ल पियर्सन फॉर्मूला होता है, दैट इज राइट डाउन कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. Coefficient of skewness. Basically, this is given by, this is represented by SKP, यानी कि skewness Karl Pearson, and this is given by AM minus mod divided by standard deviation. AM means arithmetic mean. So basically AM stands for here arithmetic mean, mod is mod, and standard deviation is, you know what is standard deviation means. So this is the Karl Pearson formula. अब क्वेश्चन आया कि mod कैसे कैलकुलेट करें. तो mod कैलकुलेशन करने के लिए एक एम्पेरिकल फॉर्मूला भी है, दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला empirical mod is basically given by 3 times median minus 2 times arithmetic mean. So which implies, अगर हम mod की जगह पे वैल्यू पुट कर दें, this is suppose equation number 1 and this is equation number 2. So from equation number 1 and 2 we get SKP, that is coefficient of skewness of Karl Pearson. Basically this is given by 3 times arithmetic mean minus median divided by standard deviation. So this is the formula to calculate the value of Karl Pearson coefficient of skewness. यानी कि अगर हमें अर्थमेटिक मीन पता है, मॉड पता है, तो हम फार्मूला नंबर 1 लगाएंगे. सपोज करो हमें मॉड नहीं पता, हमें अर्थमेटिक मीन और मीडियन पता है, तो उस केस में दिस इज द फॉर्मूला. तो किसी भी डेटा का हमारे को अर्थमेटिक मीन, जिसे हम मीन भी बोलते हैं, दिस इज मीन हमें यूजली पता होता है, नहीं पता होता है तो हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दो मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं. अगर मॉड पता है तो यहां से हम निकालेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्यूनेस कोफिशिएंट की, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है. और अगर मीडियन गिवन है हमें और साथ में मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, तो इक्वेशन नंबर 3 की हेल्प से हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. करेक्ट? अगर हमको मॉड पता है और मीन पता है, तो उस केस में
हम न्यूमेरिकल वैल्यू तो निकालेंगे, साथ ही साथ में हम ये भी चेक कर लेंगे कि हमारी स्क्यूनेस है या नहीं है तो पॉजिटिव है या निगेटिव है। कैसे? अगर इक्वेशन नंबर 1 को हम चेक करें यहाँ पे, सो नंबर 1 यहाँ पे लिखेंगे, इफ अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू मॉड, देन फ्रॉम equation number 1 SKP is equal to 0. So that means distribution is symmetrical. Distribution is symmetrical. यानी कि उस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कोई भी लूप साइडनेस नहीं है, यानी कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है सिमेट्रिकल, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह से हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है। Second, if arithmetic mean is greater than mod, अब आप देखिए यहां पर, then you can conclude this, हमने यहां पर ये ग्राफ बनाया था, that was our mean and sorry, this was mod, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही थी, this is mod and that was mean. Here similarly that was mod and that was mean. अब आप देखिए, अगर मीन हमारा मॉड से ज्यादा होगा, मीन मॉड से ज्यादा होगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया था कि एक टेल थोड़ी सी निकल आएगी, टेल है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो डेटा कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली स्क्यूड। और अगर मीन की वैल्यू मॉड से कम हो गई तो उस केस में एक और टेल निकलेगी पर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो हमारा जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज नेगेटिवली स्क्यूड डेटा कहलाएगा। और वो यहां फॉर्मूले से भी दिख रहा है। अगर आप देखिए, अर्थमेटिक मीन मॉड से बड़ा है, यानी कि पूरी क्वांटिटी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलवेज पॉजिटिव, तो जो भी इस कोफिशिएंट के साइन है वो डिपेंड करेगा इसके न्यूमरेटर के ऊपर। तो अगर am बड़ा है यानी अर्थमेटिक मीन मॉड से ज्यादा है, तो हम इस तरह के केस में आ जाते हैं, अर्थमेटिक मीन मॉड से ज्यादा है तो उस केस में पॉजिटिवली स्क्यू डेटा मिलता है। तो इफ अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन मॉड, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि यहां पे हमें मिलेगा दिस इज SKP इज ग्रेटर देन 0, डिस्ट्रीब्यूशन is positively skewed. Similarly, if arithmetic mean is less than mod, आप इक्वेशन नंबर 1 से भी देख सकते हैं, अगर अर्थमेटिक मीन कम होगा मॉड ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली पूरी क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी। और यहां पे ग्राफिकली भी आप यहां से देख सकते हो मीन इज लेस देन मॉड, तो हमको इस केस में SKP is less than 0 and distribution will be negatively skewed. तो this is कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। सेकंड हम डिस्कस करेंगे मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ, सो दिस इज second one is movement coefficient of skewness। ये हमने हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था, मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बीटा 1 बीटा 2, अगर आपको याद हो। सो दिस इज गिवन बाय, so we can write like that, to determine movement coefficient of skewness, we required mu2 and mu3, and mu2 and mu3 are second and third movement about mean, which are second and third moments
अबाउट मीन। और फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज गिवन बाय, सो मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस is basically given by mu3 divided by under root of mu2 q. Let us suppose this is question number, या इसको important formula है, you have to remember. So this is here. But in statistics, symmetrical distribution की अगर हम बात करेंगे तो symmetrical distribution के अंदर this value comes out to be 0. That means mu3 will be 0. ये क्वांटिटी तभी 0 होगी जबकि हमारी mu3 की वैल्यू 0 होगी। mu2 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपको याद हो तो mu2 हमने डिस्कस किया था, दैट इज कॉल्ड वेरिएंस। तो ये तो 0 नहीं होगी क्वांटिटी, mu3 इज 0, तो दैट मींस दिस इज गोइंग टू बी 0। इन स्टैटिस्टिक्स we defined our beta 1 is equal to mu3 square divided by mu2 का क्यूब। ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बीटा 1 और बीटा 2 कोफिशिएंट्स डिफाइन किए थे। दिस इज बीटा 1। सो लेट अस सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर, इसको अगर हम 1 और 2 मान लें, तो अगर 1 और 2 में अगर हम रिलेशनशिप निकालना चाहें, सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 1 एंड 2? तो रिलेशन ये आएगा मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बीटा 1। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 we have moment coefficient of skewness is equal to अंडर रूट ऑफ बीटा 1, और बल्कि अंडर रूट के प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बीटा 1। दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन इज दैट प्लस साइन लेना है या माइनस साइन लेना है। तो यहां पर जो भी स्क्यूनेस का साइन होगा वो डिपेंड करेगा साइन mu3 का कैसा है। अगर mu3 नेगेटिव है तो वी विल टेक नेगेटिव साइन, अगर mu3 पॉजिटिव है वी विल टेक पॉजिटिव साइन। सो द साइन of under root beta 1 is to be taken as that of mu3। तो अगर हमारे को mu3 नेगेटिव मिल गया तो ये पूरा कोफिशिएंट हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव हुआ mu3 तो पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाएगा। mu3 अगर 0 है तो हमारा जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो ये हमें mu3 यहाँ पे मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस केवल डायरेक्शन नहीं बता रहा कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, किस एक्सटेंट तक ये टिल्ट होगा, यानी लूप साइडनेस आएगी या डिफॉर्मेशन होगा, उसको न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे रहा है। अदरवाइज तो mu3 देख के हम बता सकते हैं कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसका हमें यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे रहा है कि किस एक्सटेंट तक ये वैल्यूज टिल्ट कर रही है टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट। सो बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो दिस इज कॉल्ड मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला आल्सो। दिस इज मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज गिवन बाय दिस बीटा 1, और बीटा 1 की वैल्यू हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस की थी। दिस इज गिवन बाय दिस, सो दैट इज कॉल्ड स्क्यूनेस। तो कोई भी हमें अगर गिवन डेटा है तो उस डेटा से हम ये निकाल सकते हैं कि इसका मीन कितना है, इसका वेरिएंस कितना है। ये डेटा यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, जैसे क्लास के अंदर एक टेस्ट हुआ और उस टेस्ट के अंदर स्टूडेंट्स के जो एवरेज, सपोज को 60 मार्क्स का टेस्ट है या 50 मार्क्स का आपका या 100 मार्क्स का एग्जाम है, सपोज करो यूनिवर्सिटी एग्जाम है, और उसमें एवरेज मार्क्स सपोज करो 55 इज एवरेज मार्क्स इन ए क्लास, और 60 की क्लास के अंदर 45 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स
जो भी एवरेज मार्क्स 55 है उनसे अबव है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मार्क्स 45 स्टूडेंट्स के मार्क्स अबव है। 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स कम हैं, लेकिन उन्होंने पूरे एवरेज को नीचे कर दिया। तो हमारा इस डिस्ट्रीब्यूशन के एनालिसिस से हमें यह पता चल जाता है कि आइडेंटिफाई दोस 15 स्टूडेंट्स जिनके कारण पूरे क्लास का एवरेज डाउन हुआ है। लुक एट दैट, वर्क ऑन दैट और चेक करो कि प्रॉब्लम कहाँ है, उनको कैसे अपलिफ्ट किया जाए ताकि हमारा ओवरऑल एवरेज इंक्रीज कर जाए। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स वी यूज इन टर्म्स ऑफ डेली लाइफ एप्लीकेशन ऑफ स्क्यूनेस। सिमिलरली सेकंड केस को डिस्कस करते हैं कि हमारा निगेटिवली स्क्यूड डेटा है। अभी हमने निगेटिवली स्क्यूड की बात की थी, अब बात करें पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा की कि 100 मार्क्स का सपोज करो एग्जाम है, क्लास के अंदर एवरेज मार्क्स सपोज करो 50 मार्क्स एवरेज आते हैं और 60 की स्ट्रेंथ में 45 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स एवरेज से भी बिलो हैं। सो इट मींस 15 स्टूडेंट्स आर दोज हु आर गेटिंग मार्क्स मोर देन एवरेज मार्क्स, यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्लास की बिलो एवरेज है। सो अगेन दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न कि पूरी मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स बिलो एवरेज कैसे जा रहे हैं। इसका मतलब है कहीं प्रोसेस में प्रॉब्लम है, टीचिंग मेथोडोलॉजी चेंज करनी है या समथिंग वी हैव टू मेक समथिंग लाइक दिस कि उन स्टूडेंट्स के मार्क्स ऊपर लेके जा सके। तो कहने का पर्पज यह है कि स्क्यूनेस को डिटरमाइन करने से हम किस तरह से डिसीजन ले सकते हैं। We have explained one simple example of this skewness. Next topic we will discuss is kurtosis. So what do you mean by kurtosis? Kurtosis से मतलब है, suppose करो, again I am taking very simple example. Normal distribution के लिए मैंने बताया था कि normal distribution का मतलब ये होता है कि जो आप हमारा मीन है, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है उस मीन के अबाउट सिमेट्रिक हो। तो सपोज करो ये 3 कर्व हमारे पास हैं और ये तीनों के तीनों कर्व अगर आप देखेंगे बहुत अच्छे नहीं बने हैं, बट सपोज दीज आर सिमेट्रिकल अबाउट मीन। तो ये भी मीन के अबाउट सिमेट्रिक है, ब्लू वाला, रेड वाला भी मीन के अबाउट सिमेट्रिकल है और जो ब्लैक वाला कर्व है वो भी इस मीन के अबाउट सिमेट्रिक है। इस सिमेट्रिसिटी से मतलब क्या है? इस कुर्टोसिस का मतलब ये है कि जो भी हमारी रिलेटिव फ्लैटनेस है इस डिस्ट्रीब्यूशन की, वो उसको डिफाइन करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल में जो नॉर्मल कर्व है दैट इज दिस कर्व, ब्लैक मीन्स, एंड दिस इज कॉल्ड मीजोकोर्टिक कर्व। मीजोकोर्टिक यानी कि यहां जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन वी विल सी रेड वन। रेड वन इज अगेन इसकी जो पीकनेस है इस डिस्ट्रीब्यूशन की अबाउट सिमेट्रिसिटी अबाउट मीन, पर मीन के अबाउट जो इसकी पीकनेस है वो बहुत ज्यादा है। सो this is called leptocortic curve. Leptocortic curve। और अगर हम ब्लू वाले कर्व को देखें तो इसके टॉप की जो फ्लैटनेस है वो फ्लैटनेस अगर हम मीजोकोर्टिक यानी जो नॉर्मल कर्व है उसके रेस्पेक्ट में देखें तो थोड़ा सा फ्लैट है, तो दैट इज कॉल्ड प्लेटिकोर्टिक। प्लेटिकोर्टिक कर्व मतलब क्या है कि अगर हमने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। लेकिन सपोज करो हमने डिस्ट्रीब्यूशन का जब ग्राफ बनाया मार्क्स इन ए पास एंड वी गॉट लेप्टोकोर्टिक। लेप्टोकोर्टिक का मतलब यहाँ पे इसको समझते हैं। सपोज करो क्लास के अंदर एक टेस्ट होता है और 100 मार्क्स का टेस्ट है और एवरेज मार्क्स सपोज करो 60 आए, 60 इज द एवरेज मार्क्स। तो प्लेटिकोर्टिक क्या डिफाइन कर रहा है? प्लेटिकोर्टिक डिफाइन कर रहा है कि अगर हम इसके टोटल वैल्यू देखें, टोटल फ्रीक्वेंसीज देखें, मैं रेड वाले को देके चलाऊं तो दैट मीन्स इट लाइज बिटवीन, सपोज करो दिस इज 55 to 65, यानी कि क्लास का एवरेज 60 है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्लास के ऐसे हैं जिनके नंबर 55 से लेके 65 के बीच में आ रहे हैं। सो अगेन दिस इज मैटर ऑफ कंसर्न कि कोई भी मतलब सारे स्टूडेंट्स 55 से 65 के बीच में नंबर ला रहे हैं, उससे ज्यादा नंबर किसी के क्यों नहीं आ रहे हैं? या ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 55 नंबर का ही सॉल्व कर पा रहे हैं या मैक्सिमम 65 का ही पेपर सॉल्व हो पा रहा है? सो दिस इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। अगर हम बात करें ब्लू वाले कर्व की तो इसमें तो पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि क्लास में जो स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं वो पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी 10, 12, 13, 14, 30, 40, 50, यानी कि इसको देख के लग रहा है कि स्टूडेंट्स के ऊपर स्टूडेंट्स ने मेहनत की है, क्लास में नहीं की है, कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि पूरी रेंज में नंबर बिखरे हुए हैं।
यानी 30 मार्क्स भी हैं, 40 मार्क्स भी हैं, 70 भी हैं, 80 भी हैं। तो पूरी क्लास के पूरे मार्क्स को देख के हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे हैं कि ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पूरा है। ऐसा नहीं है कि चलो 60 मार्क्स का बहुत अच्छा, 3 यूनिट बहुत अच्छी पढ़ाई थी इसलिए मार्क्स ये आ गए। सारे मार्क्स पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो अगेन प्लेटिकोटिक कर्व इज मैटर ऑफ कंसर्न। एक्चुअल में तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो नहीं हुआ। तो इस तरह के जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, रिलेटिव फ्लैटनेस निकालते हैं कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेप्टोकोटिक है, प्लेटिकोटिक है या मीजोकोटिक। अगर मीजोकोटिक है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर लेप्टोकोटिक आया तो अगेन मैटर ऑफ कंसर्न, या तो सिलेबस पूरा नहीं कराया गया है। हमारी 5 में से हो सकता है 3 यूनिट पढ़ाई हुई हो या 3.5 यूनिट पढ़ा के सिलेबस कंप्लीट करा दिया, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मार्क्स 55 से 65 के बीच में है। जिनके ज्यादा हैं उन्होंने अपने आप पढ़ाई की होगी। अगर हमारा मीजोकोटिक है, इसका मतलब दिस इज ऑब्वियस। और प्लेटिकोटिक का मतलब है क्लास पे कोई ध्यान नहीं दिया गया, स्टूडेंट्स अपने आप पढ़ के नंबर ले आए। जिन्होंने पढ़ाई करी उनके नंबर आए हैं, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है उनके नंबर कम आए हैं। यानी कोई फोकस नहीं हुआ है क्लास के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं हुई है कि वो पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। So that is something like प्लेटिकोटिक। So this is प्लेटिकोटिक। So now how to determine mathematically कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होगा, और विद द मेथड ऑफ मूवमेंट ऑफ kurtosis coefficient, that is movement coefficient of kurtosis. This is defined by beta 2, and beta 2 is mu4 upon mu2 square. ओके, सो दिस इज बीटा 2। अब ये कैसे पता चलेगा कि जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है? तो इसमें केस दिस इज इफ बीटा 2 इज ग्रेटर देन 3, डिस्ट्रीब्यूशन इज लेप्टोकोटिक। Leptocotic. If beta 2 is equal to 3, distribution is mesocotic. And third case, if beta 2 is less than 3, our distribution is platicotic. Platicotic. This is mesocotic. ओके, तो हम बीटा 2 कैलकुलेट करते हैं और बीटा 2 की देखते हैं वैल्यू कैसी आ रही है। अच्छा, कहीं पे हमने एक और पढ़ा था स्टैटिस्टिकल में गामा 2, एंड गामा 2 इज इक्वल टू नथिंग बट बीटा 2 माइनस 3। कुर्टोसिस जो कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस है उस या तो उसे बीटा 2 से रिप्रेजेंट करते हैं या गामा 2 से भी करते हैं। तो गामा 2 इज इक्वल टू नथिंग बट बीटा 2 माइनस 3, विच इंप्लाइज, अगर हम गामा के टर्म्स में डिफाइन करें, इफ गामा 2 इज, इफ बीटा 2 इज पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 3 होगा तो गामा 2 पॉजिटिव हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन is leptocotic। इसी तरह से अगर बीटा 2 की वैल्यू 3 होगी तो गामा 2 0 हो जाएगा। तो गामा 2 इक्वल टू 0 पर डिस्ट्रीब्यूशन इज mesocotic। और गामा 2 अगर बीटा 2 की वैल्यू लेस देन 3 हो जाएगी तो गामा 2 को आप देखेंगे दैट इज नेगेटिव, देन इन दिस केस डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लेटिकोटिक। सिमिलरली अगर हम गामा के टर्म्स में डिफाइन करें तो दिस मूवमेंट यानी कि स्क्यूनेस की बात करें तो गामा 1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। गामा 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बीटा 1 प्लस माइनस दिस इज समथिंग।
मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस या तो हम अंडर रूट बीटा 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दैट इज गिवन बाय गामा 1। इसी तरह से अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, दिस इज गिवन बाय आइदर यू कैन से दिस इज बीटा 2, तो बीटा 2 के टर्म्स में डिफाइन करेंगे तो दिस इज हियर, और गामा के टर्म्स में अगर हम इसको डिफाइन करेंगे सो दिस इज गिवन बाय दिस क्वांटिटी। सो दिस इज अवर कोफिशिएंट्स स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी तरह से मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और कुर्टोसिस के ऊपर, कि अगर हमारे को डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और हमें डिटरमाइन करना हो कि स्क्यूनेस कितना है या कुर्टोसिस कोफिशिएंट क्या है, सो वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।